NCERT रिव्यू सीरीज में आज चैप्टर 4 वायु क्लास 7 NCERT भूगोल हिंदी। इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और महत्वपूर्ण विचारों के बारे में, साथ ही साथ एक सारगर्भिक संसूचना के बारे में, कोरिलेशंस के बारे में, सहसंबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। इस चैप्टर से 20 या 22 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट से लेकर के जो वायुमंडल का संगठन है, पवन है, मौसम है, उनमें परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, उन तमाम सारी चीज़ों पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इस चैप्टर के अंतर्गत हमको जानने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा बहुत केयरफुली देखिए और कोशिश करिए कि इसके साथ ही साथ जब इस चैप्टर को आप देख लें तो रिवाइज करते हुए इससे जो भी इंपॉर्टेंट आपको नोट्स लगे वह ज़रूर बना लें। वैसे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कॉन्सेप्ट को इस हिसाब से हम क्लियर करें कि फैक्चुअल क्वेश्चन भी उनके साथ ही साथ हमारे क्लियर होते चले जाएं। सबसे पहले हम यहाँ से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। सूर्य की जो भी रोशनी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को पार करके पृथ्वी पर आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस क्या करती है कि उसको लौट करके पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती है उस सौर विकिरण को। इस माध्यम से क्या होता है कि यहाँ पृथ्वी का तापमान जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस हिसाब से इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। यदि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की परत न होती तो सूर्य से आने वाली तमाम सारी किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस लौट जाती और यहाँ पर वो उचित टेम्परेचर हमें न मिल पाता, जिसके अभाव में यहाँ पर जिंदा रहना क्या होता, असंभव हो जाता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब ऊष्मा द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे ही भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कितने आसान शब्दों में चीज़ों को यहाँ पर समझा दिया गया। इतने भारी भारी टर्मिनोलॉजी जो है, इतने भारी भारी जो टर्म है, कितनी आसानी से समझाया गया कि जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। इससे क्या कहते हैं, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्या होता है कि जो पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जो जमी हुई बर्फ है वो क्या होती है, पिघलती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जैसे तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। किंतु दीर्घ अवधि में यदि जलवायु में इस तरीके का परिवर्तन विद्यमान रहे तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ पौधे एवं पशु क्या हो सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही छोटे से उस कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक छोटी से कोरिलेशन के साथ क्लियर कर दिए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायुमंडल में उपस्थित है, पृथ्वी के विकिरण को रोक करके क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता मात्रा बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है कि जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों में उपस्थित जो बर्फ है उसको क्या करती है, तेजी से पिघलाने का काम करती है। तेजी से जब पिघलते हैं तो समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। फलस्वरूप क्या होता है कि जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ आने का खतरा उत्पन्न हो जाता है, द्वीपों को डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। दूसरे क्या होता है, जब ये ग्लोबल वार्मिंग लगातार बनी रहती है, लगातार भूमंडलीय तापन बढ़ता रहता है तो क्या होता है कि जो बहुत सारी वनस्पतियां और बहुत सारे जो प्राणीजात हैं, जीव हैं, वो इसके परिणाम स्वरूप क्या होने, विलुप्त होने की स्थिति में चले जाते हैं। उनके जो अस्तित्व है उस पर संकट उत्पन्न हो जाता है। अब यदि हम वायुमंडल के संगठन की बात करें कि वायुमंडल हमारा बना हुआ किस प्रकार से, तो यह हम लोगों ने सबने पढ़ रखा है। हम जानते हैं कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण होती है। वायु क्या है, अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनका वायुमंडल में बड़ा भाग है। चूँकि 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से एक बड़ा भाग करीब करीब अगर हम देखें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही, बाकी 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.93% क्या है, आर्गन है, और 0.04% में क्या है, बाकी सारी गैसें आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के कण भी छोटे छोटे हवा में मौजूद होते हैं। तो छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं वो भी हवा में मौजूद होते हैं। इस हिसाब से हम देखें तो हमें पता चल गया कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। अब इनमें से तो क्वेश्चन आते नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है 0.03% है, आर्गन 0.93% है और बाकी अन्य जो है वो 0.04% है। पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो सीधे वायु से नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। इसलिए क्या कहते हैं, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं और नाइट्रेट के रूप में पौधे क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं।
ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस में लेने से वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते, सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या उत्पन्न करते हैं? ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या उत्पन्न करते हैं? ऑक्सीजन। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यहाँ पर वायु चक्र बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें क्या होता है? नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों की ठंडी वायु रिक्त स्थान भरने के लिए वहां पर आ जाती है और इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। देखिए जैसे यहाँ पर गैस है, अभी तक वायु है यहाँ पर। अब वायु क्या हुई? हवा में जब धूप के कारण काफी हद तक गर्म हुई तो ये वायु क्या होती है? हल्की होकर के क्या करने लगती है? ऊपर उठने लगती है। जब ये ऊपर उठने लगती है, यहाँ पर वायु क्या है? ठंडी है। तो जब यहाँ पर स्थान खाली हुआ तो ये वायु क्या करती है? यहाँ पर आकर के इसका स्थान भर लेती है। इस प्रकार से वायु चक्र जो होता है वो क्या होता है? चलता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादप द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो जो टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? तो वो जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है कि जो पृथ्वी का एक जो समग्र तापमान है वो प्रभावित होता है, यहाँ की प्रणालियाँ प्रभावित होते हैं। वायुमंडल की संरचना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल हमारा कितनी परतों में विभाजित है? पहली चीज़ तो हमें यही जानना इंपॉर्टेंट है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से शुरू होती है, नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ते हुए देखेंगे। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। अब बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल, एक एक की विशेषता देखते हैं, एक एक की देखते हैं कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, क्या क्या खासियत है, सारी चीजें देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। कौन? क्षोभ मंडल। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में क्या करते हैं? सांस लेते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वायुमंडल है ये। क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण है, 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। हम इसी की हवा में सांस लेते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला सब इसी परत में होता है, क्षोभ मंडल में। समताप मंडल बिल्कुल समताप टाइप का है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसकी एक खासियत है कि इसमें क्या होता है? ओजोन परत इसमें पाई जाती है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? इस परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के बिल्कुल आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो जो समताप मंडल है उसकी खासियत यह है कि वहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, मौसम संबंधी घटनाओं से एकदम मुक्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है? जो विमान चालक होते हैं वो विमान चलाना भी पसंद करते हैं। यहाँ पर ये ओजोन परत यहाँ पर पाई जाती है। ये क्षोभ मंडल है। मध्यम मंडल की बात करें तो यह वायुमंडल की तीसरी महत्वपूर्ण परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी पर आने पर जलते हैं। तो मध्यम मंडल की खासियत क्या है कि जो उल्कापिंड होते हैं वो कहाँ पर आकर के जल जाते हैं? इस मध्यम मंडल में आकर के जल जाते हैं। सबकी कुछ विशेषता है, वो विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का ही एक भाग है वायुमंडल का। यह 80 से 400 किलोमीटर तक है। अब रेडियो संचार की जो तरंगें हैं वो कहाँ से लौटती हैं? तो वो इसी आयन मंडल से लौटती हैं। देखिए सबकी अपनी अपनी खासियत है। बाह्य वायुमंडल में आयन मंडल से तरंगें लौटती हैं। मध्यम मंडल में क्या होते हैं? उल्कापिंड जल जाते हैं। इसके बाद में समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन गैस पाई जाती है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधी घटनाएं होती है। तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहिर्मंडल में के नाम से जाना जाता है। यहाँ वायु की परत पतली होती है और हल्की हल्की गैसें हैं जो वहाँ पर क्या होती हैं? तैरती रहती हैं। बाकी बहिर्मंडल के बाद में फिर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। मौसम और जलवायु क्या है? मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। इसको क्या बोलते हैं? मौसम, जो हर घंटे बदलता रहता हो, हर घंटे की स्थिति। किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। तो दिन प्रतिदिन का परिवर्तन मौसम और एक औसत मौसम क्या कहलाता है? वहाँ की जलवायु कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य ऊर्जा का केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। तो पृथ्वी को समझ लीजिए 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है, तब सूर्य की ऊष्मा इतनी हमें गर्म लगती है, इतनी गर्मी लगती है सूर्य की। जबकि हमें कितना भाग प्राप्त होता है? केवल 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। तापमान क्या आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं
वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को हम क्या कहते हैं, तो तापमान कहते हैं। प्रतिदिन जिस तापमान का हम अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं जो शीतलता के परिमाण है उसको हम क्या कहते हैं, तो तापमान कहते हैं। आतपन क्या होता है? आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा पृथ्वी जिसे रोक लेती है उसे क्या कहते हैं, आतपन कहते हैं। तो जो सूर्य की ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाता है, आतपन कहलाता है। आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आतपन जो सूर्य तप की मात्रा है या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है, घटती, इसीलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता है। इसीलिए भूमध्य रेखा पर तापमान सर्वाधिक होता है और ध्रुवों पर तापमान सर्वाधिक कम होता है। क्यों? क्योंकि जो आतपन की मात्रा है वो सूर्य से ध्रुवों की तरफ क्या होती है, घटती है। ताप मापी है, वायु दाब मापी है, वर्षा मापी है, रेन गेज मीटर है अर्थात, है ना, और इसके अलावा वाग दिग्दर्शी है जो हवा की दिशा बताता है। तो इस प्रकार से वायु दाब क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब क्या होता है, तेजी से गिरता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर घटता है। तो जितना आप ऊंचाई पर जाएंगे वायु दाब उतना ही घटेगा। इसीलिए चंद्रमा पर वो विशेष रूप से सूट पहन करके लोग जाते हैं जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वायु दाब बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में उनकी नसें फटने के चांसेस होते हैं। तो और समुद्र की सतह पर वायु दाब क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और ऊपर जाने पर क्या होता है, घटता है। वायु दाब सदैव दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। तो जिधर निम्न दाब होता है उधर वायु जो है क्या करती है, उधर ही गमन करती है। पवन क्या है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर जो वायु की गति होती है वो क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। अब कुछ यहाँ पे पवने हैं, उनकी विशेषताएं, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से अगर हम देखें, पहले है स्थायी पवन। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। स्थायी पवनों को व्यापारिक पवन भी कहा जाता है और ये वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं। इनमें बदलाव नहीं होता। मौसमी पवनें क्या होती हैं, ये अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में जो मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनों की बात करूँ तो ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के समय किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। जैसे भारत में भी एक स्थानीय पवन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, गर्मियों के समय में चलती है। तो ये हो गए कुछ पवनों के प्रकार यहाँ पर जो हमने देखे। अब आर्द्रता की बात करते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमारी समझ से तो ज़्यादा बेहतर हमारे लिए होगा। स्थायी पवनें व्यापारिक पवनें हैं जो स्थायी रूप से चलती हैं। मौसमी पवनें वो हैं जो किसी विशेष मौसम विशेष में चलती है किसी स्थान पर। स्थानीय पवनें वो जो किसी छोटे क्षेत्र में चलती हैं, जैसे भारत में लू क्या है, स्थानीय पवन। आर्द्रता की बात करें तो जब जल विभिन्न जलाशयों द्वारा वाष्पित होता है, पृथ्वी से वाष्पित होता है, तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो वायु में जो जलवाष्प उपस्थित होती है उसकी मात्रा को हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं। अभी यहाँ से चैप्टर खत्म हो जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। नाइट्रोजन पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ओजोन परत हमारे लिए क्या करती है, सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं यहाँ होती हैं। मध्यम मंडल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। वायुमंडल में निम्न परतों में कौन सी परत बादल विहीन है? तो देखिए, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं बादल होते हैं, लेकिन समताप मंडल में ओजोन परत है, लेकिन यहाँ पे बादल नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। इसीलिए लोग यहाँ जो वो होते हैं विमान चालक, वो विमान उड़ाना पसंद करते हैं। मध्यम मंडल, उसके बाद मध्यम मंडल में तो मध्यम मंडल में भी बादल नहीं है, परंतु जो मुख्य रूप से बादल विहीन परत है वो कौन सी? तो वो है समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुदाब क्या होता है, घटता रहता है। सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा वायुदाब होता है समुद्र के तल पर। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल के रूप में पृथ्वी पर आते तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वर्षा कहते हैं। तो यह था चैप्टर क्लास 7 NCERT जियोग्राफी का। उम्मीद है आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। इसके नोट्स आप अच्छे से तैयार कर लें, वन लाइनर की तरह से बना करके। थोड़ी देर में हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।